आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सेकंड वीडियो करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर। आज उसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं और कुछ नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो तरीके का कोऑर्डिनेशन है। एक है तुम्हारा नर्वस कोऑर्डिनेशन या जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा बताया था हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं या नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो बेसिक से अगर मैं आपको बात बताऊं कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। नर्वस सिस्टम के दो बेसिक से पार्ट हैं। एक नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस बोल सकते हैं और एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पीएनएस। ठीक है, सीएनएस का मतलब है नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो डिसीजन लेता है, और पीएनएस का मतलब है नर्वस सिस्टम को वो पार्ट जो डिसीजन को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सीएनएस की, तो सीएनएस के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस की अगर मैं बात करता हूँ, उसमें नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। इसे यूं समझ लो, एक पार्ट डिसीजन लेता है, दूसरा पार्ट डिसीजन पहुंचाता है। ठीक है, हर नर्वस सिस्टम, हर ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम किस चीज से बना होता है, न्यूरॉन से या नर्व सेल से। तो इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। याद रहेगा, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, अगर मैं आपसे बात करूं सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो जितने भी सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। याद रहेगा, जितने भी सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, और जितने भी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम, तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ हार्मोनल सिस्टम भी होता है उनमें। तो याद रहेगा, सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ नर्वस सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर नर्वस सिस्टम भी होता है और हार्मोनल सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज done by simple multicellular organism, control coordination done by nervous system. For complex multicellular organism, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन is done by, कौन कौन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है, नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम। तो दो बातें आपको समझ में आ गई कि अगर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम करता है, और अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम तो करते ही है, साथ के साथ क्या करता है, हार्मोनल सिस्टम भी करता है। और एक चीज मैंने आपको बता दी कि नर्वस सिस्टम किस चीज से बनकर बना है, न्यूरॉन से बना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट भी हमारे न्यूरॉन से ही रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, पर आज की क्लास में थोड़ा है ना इसको डिटेल वे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टिमुलाई या स्टिमुली, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन उस हिसाब से उसको चेंज कर लेना। तो स्टिमुलाई या स्टिमुली की बात करूं तो क्या है, जब भी मैं कोई हरकत करता हूं ना, तो उस हरकत के पीछे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग क्लास ले रहे हो, सडनली लाइट चली जाए और इन्वर्टर ना चल पाए, तो क्या होगा, सारे कॉपी को यूं करके हवा करने लगेंगे। तो ये क्या है, जो गर्मी थी वो क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का चेंज है, और जो आप पंखा कर रहे हो क्या है, वो रिस्पॉन्स है। तो आपसे कोई पूछता है स्टिमुलाई क्या है, तो आप क्या कह सकते हो, एनी चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। याद रहेगा, कोई आपसे पूछता है स्टिमुलाई क्या है तो बता दोगे एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है स्टिमुलाई क्या है, तो एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। तो पहली चीज समझ में आ गई। आपसे कोई पूछता है स्टिमुलाई क्या है, तो एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। जैसे कि आप लोग अभी अगर वीडियो देख रहे हो तो सडनली आपकी मम्मा पीछे से आवाज है तो आपकी गर्दन घूमेगी ना कि कोई मुझे आवाज दे रहा है, तो ये जो गर्दन घूमी हो किस वजह से घूमी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई था उसकी वजह से। आपकी मम्मी ने आवाज दी तो यहाँ पर जो आवाज है वो क्या है, स्टिमुलाई है, और आपकी जो गर्दन घूमी है दैट इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। आई बात समझ में। आप सडनली चाय पी रहे हो या मान लो टीवी देख रहे हो, आपके सामने चाय पड़ा हुआ है, आपने क्या करा, चाय टीवी देखते देखते चाय में के कप में हाथ डुबा दिया, हाथ हटाओगे तो जो गर्मी थी ना वो क्या था, स्टिमुलाई था, और आपने जो हाथ हटाया दैट इज अ रिस्पॉन्स। याद रहेगा। तो आपसे अगर कोई पूछेगा स्टिमुलाई क्या है तो बता दोगे एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज को क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि स्टिमुलाई क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसेप्टर। अब ध्यान से सुनना, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर होता क्या है, देखो मैं जब भी कोई हरकत करता हूं वो हरकत तभी करता हूं जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो। लेट्स से कि कहीं पर गैस रिलीज हो रही है, मतलब किसी के घर में सिलेंडर क्या है, छूटा हुआ है। अब सिलेंडर के अंदर क्या होता है, इथाइल मैकेप्टन नाम का एक कंपोनेंट होता है जो बहुत स्मेल करता है, बहुत अजीब सा स्मेल करता है। तो मैं सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं किसी को जाके अलर्ट कब करूंगा, जब मुझे पता चलेगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ है। ठीक है, तो चेंज क्या है, स्मेल है, तो हमारे पास बॉडी में कोई ऐसा पार्ट होना चाहिए ना जो उस स्मेल को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, जो उस स्मेल को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर उस स्मेल को डिटेक्ट करने का काम नोज करता है, और नोज के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो उस स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, तो उन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। याद रहेगा। कोई आपसे पूछता है रिसेप्टर क्या है तो बता पाओगे, रिसेप्टर आर बेसिकली सेल्स फाउंड इन सेंस ऑर्गन्स दैट रिएक्ट टू स्पेसिफिक एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस। याद रहेगा, कुछ रिसेप्टर्स लाइट सेंसिटिव होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स साउंड सेंसिटिव होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स थर्म सेंसिटिव होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स स्मेल सेंसिटिव होते हैं। तो डिफरेंट रिसेप्टर्स डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंज को सेंस करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, एक मैसेज क्रिएट करते हैं जो कहाँ पे जाता है, ब्रेन पे जाता है, और फिर ब्रेन क्या करता है, कुछ एक्शन लेता है, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन्स होती हैं जो मसल्स तक जाती हैं, और फिर मसल्स से क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है। फिलहाल हम अगर ये समझते हैं तो हमें समझना है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या है, दे आर सेल्स, पहली चीज समझ में आ गई, दे आर सेल्स कहां पर पाए जाते हैं, फाउंड इन सेंस ऑर्गन्स। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, दे आर सेल्स फाउंड इन सेंस ऑर्गन्स which reacts or are sensitive। या तो बोल दो कि रिएक्ट करते हैं, या यूं बोल दो दे which are sensitive to some environmental changes। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला है हमारा फोटो रिसेप्टर। अगर मैं बात करता हूं फोटो रिसेप्टर तो ये कहां पाए जाते हैं, आईज में, और ये किस चीज के लिए सेंसिटिव है, दे आर सेंसिटिव फॉर लाइट। समझ में आया। तो पहले रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर आईज में पाए जाते हैं, बेसिकली रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो फोटो रिसेप्टर कहां पे, आईज में पाया जाता है, ये किस चीज के लिए सेंसिटिव है, लाइट के लिए। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा थर्मो रिसेप्टर, तो थर्मो रिसेप्टर किस चीज के लिए सेंसिटिव है, ये तुम्हारा सेंसिटिव ये पाया जाता है तुम्हारी स्किन में, और ये सेंसिटिव किसके लिए, हीट के लिए। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। फोटो रिसेप्टर आईज में पाया जाता है, लाइट के लिए सेंसिटिव है, थर्मो रिसेप्टर स्किन में पाया जाता है और हीट के लिए सेंसिटिव है। ऐसे अगला क्या है हमारा, गस्टेटरी रिसेप्टर।
अगला रिसेप्टर क्या है हमारा, गस्टेटरी रिसेप्टर। ये कहाँ पर पाया जाता है, टंग में। और ये किस चीज के लिए सेंसिटिव है, ये तुम्हारा टेस्ट के लिए सेंसिटिव। तो भैया अगला हो गया गस्टेटरी रिसेप्टर। तो फोटो, थर्मो, गस्टेटरी। अगर मैं ऐसी बात करता हूँ, अगला क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किस चीज के लिए होता है, स्मेल के लिए होता है। या ये पाया कहाँ पे जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज में पाया जाता है, और ये किस चीज के लिए, स्मेल के लिए। ठीक है, ऐसे एक रिसेप्टर हमारे पास कौन सा रह गया, हमारे पास रह गया फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर किस चीज के लिए होता है, साउंड के लिए। और ये कहाँ पाया जाता है, ईयर में। तो बेसिकली हमारे शरीर में कोई भी डाटा एंट्री कहाँ से लेने वाली है, किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स को समझेंगे कैसे, किसी भी स्टिमुलाई को समझेंगे कैसे। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। याद रहेगा, डिफरेंट रिसेप्टर्स डिफरेंट स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं दे आर सेल्स फाउंड इन सेंस ऑर्गन्स व्हिच आर सेंसिटिव टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस। याद रहेगा, व्हिच आर सेंसिटिव टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे लाइट, हीट, साउंड, स्मेल, जो भी चीज है वो सारी की सारी कौन डिटेक्ट करता है, रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। और अलग अलग सेंस ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो मैंने आपको अभी भी समझा दिए कि बेसिकली कौन कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो ये था तुम्हारा बेसिक सा आइडिया रिसेप्टर के बारे में। नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे शरीर से रिसेप्टर्स खत्म हो जाए तो क्या होगा। अब खुद समझ सकते हो, अगर हमारे शरीर से रिसेप्टर खत्म हो जाए तो हम प्रॉपर वे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी का एक पार्ट दूसरे पार्ट से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरी आंखें काम करना बंद कर दे, या दूसरे शब्दों में मेरे शरीर के सारे फोटो रिसेप्टर्स मर जाएं या एक्सीडेंटली काम ना करें, तो हुआ क्या कि मैं अपने सामने आने वाली मुसीबत को नहीं देख पाऊंगा। राह चलते आप देख लेते हो कि गाड़ी वाला अजीब तरीके से गाड़ी चला रहा है और आप साइड हट जाते हो। क्यों? फोटो रिसेप्टर्स की वजह से। अगर फोटो रिसेप्टर्स ने तुम्हारा साथ देना बंद कर दिया तो तुम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली मुसीबत को नहीं देख पाओगे। ऐसे अलग अलग रिसेप्टर अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर आप घर में बैठ के टीवी देख रहे हो, सडनली बाहर से कोई बोल रहा है भाई भूकंप आया भागो, भूकंप आया भागो, तो जब तक आपके फोनो रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको कोई आवाज दे रहा है भागने के लिए। आई बात समझ में? तो ऐसी हर रिसेप्टर किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे शरीर में कोई एक पर्टिकुलर टाइप का रिसेप्टर खत्म हो जाए तो हमारे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। हम प्रॉपर वे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे। डन? तो इन सब के बाद नर्वस सिस्टम के बाद स्टिमुलाई पढ़ लिया हमने, रिसेप्टर पढ़ लिया। इसके बाद हम आते हैं इफेक्टर के बारे में। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। इफेक्टर, ध्यान से समझना। एक सिचुएशन मैंने बताई कि भैया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ कि एक सांड दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, आंखों ने देख लिया, रिसेप्टर का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आंखों से सेंसरी इंपल्स होती है, सेंस ऑर्गन से जुड़ी सेंसरी इंपल्स होती है, वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाती है। डन? अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन तो निकल के नहीं भागेगा कि भाई ऐसा है कि भूत देख लिया ब्रेन ने तो दिमाग निकल के भाग गया, भागना तो मुझे है ना। तो इफेक्टर हमारे बॉडी का वो पार्ट है जो एक्शन करेगा। इफेक्टर हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो एक्शन करेगा। किसी ने कहा भूकंप आया, भूकंप आया, आपको उतर करके नीचे उतरना है, या सपोज करो किसी टेबल डेस्क के नीचे जाना है, तो जाने के लिए मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट कौन करेगा? थाई करेंगी, हाथ करेंगे। तो ये जो पार्ट है हमारी बॉडी का, इनको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टर। याद रहेगा, इफेक्टर बॉडी का वो पार्ट है जो मूवमेंट करता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है इफेक्टर क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ बॉडी which finally make movement or which do response। एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? 4 आर्म्स। भैया मैं बोल रहा हूं मुझे साथ में लिखना है, तो लिखने के लिए रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? 4 आर्म।
सोच ब्रेन रहा है, बोल मुंह रहा है, देख आंखें रही हैं, ठीक है, ये सारे के सारे डिसीजन है मेरे, ये सारे के सारे कहां से हो रहे हैं, रिसेप्टर से हो रहे हैं। लेकिन फाइनली लिख मैं हाथ से रहा हूं, तो यहाँ पर हाथ क्या है, इफेक्टर। मेरे ब्रेन ने मेरे हाथों को मैसेज दिया होगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू कि भैया लिख, तो लिखने वाला जो फाइनल मूवमेंट है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, इफेक्टर के थ्रू कंट्रोल होता है। देन अब अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो मैंने आपसे बताई कि जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, न्यूरॉन से। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, न्यूरॉन से मिलकर बना है, याद रहेगा, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो हमारे शरीर में मैसेज सिग्नल लाने और ले जाने का बेसिक सा काम कौन करती है, न्यूरॉन। इसे यूं समझ लो कि आज की दुनिया में जो डिलीवरी बॉय का काम है ना, कुछ कुछ वैसे ही काम किसका है, न्यूरॉन का है, ठीक है। कोई भी कंपनी आपके घर तक नहीं आएगी कि भाई हम सूर्य एलईडी वाले लो जी बल्ब जला लो, ठीक है। तो सूर्य एलईडी से यहाँ तक बल्ब लाना जरूरी है ना, तभी बल्ब से चमकान होगी, और जो तुम उज्जवल रेखा संस्थान ब्राइट लाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वो ब्राइट दिखेगा। अगर यहाँ से सारे बल्ब हटा दो तो सब अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा कायम रहे सम्राट के लिए, शक्तिमान से, ठीक है। खैर मुद्दे पे आते हैं, हम इस सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम किस चीज से बना हुआ है बेटा, न्यूरॉन्स बन गए। बनना क्या था, न्यूरॉन्स, या इसे हम क्या बोलते हैं और लैंग्वेज में, नर्व सेल। तो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स से बना है, न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है, नर्व सेल्स। मैसेज सिग्नल को ब्रेन और बॉडी के बीच में जो भी कंट्रीब्यूशन कराना है वो हर जगह पे कौन करने वाले, न्यूरॉन्स करने वाले, ठीक है। एक एग्जांपल मैं बार बार दे रहा हूं तुम्हें कि भैंस आती हुई मुझे दिख रही है और मेरे ऊपर खतरा है, मुझे जान बचानी है, तो आंखें देखेंगी, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगी कि भैया दिस इज द सिचुएशन। तो वो जो सिचुएशन ट्रेवल करेगा ना, कहां से कहां तक, आंखों से लेकर ब्रेन तक, तो ट्रेवल करने के लिए जो रास्ता है वो क्या है, न्यूरॉन है। फिर ब्रेन कहेगा भाग बेटा भाग, तो भागने के लिए ब्रेन से टांगों तक मैसेज जाना है, अगेन वो मैसेज कौन पहुंचाएगा, न्यूरॉन पहुंचाएंगे, न्यूरॉन्स पहुंचाएंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन को हमारे शरीर का क्या बोलते हैं, मैं बोल सकता हूँ ये क्या, लगभग लॉन्गेस्ट सेल है पूरी दुनिया में, सबसे लंबा सेल यही होता है न्यूरॉन। डन। और ये कई मीटर्स का हो सकता है, मैं मान लेता हूँ 1 मीटर से लिख देता हूँ, तो ये 1 मीटर से भी बड़ा हो सकता है। न्यूरॉन क्या है, 1 मीटर से भी क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब मैं यहाँ जो तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनना। अगर मैं न्यूरॉन्स की बात करता हूँ, मेरी डायग्राम बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं करता, स्टिल मैं बना रहा हूँ, काम चला लो। अब तो एनसीईआरटी बुक में एक बार डायग्राम देख लेना, आई गेस 6वीं 7वीं से आप लोग पढ़ते हुए आए हो, तो इतना तो आपको आता ही होगा। देन ये चिपकली सा डायग्राम मैं बना रहा हूँ, दैट चिपकली डायग्राम इज न्यूरॉन, जो पत्थर की मान होगी न्यूरॉन है। देन स्टिल थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं है डायग्राम अच्छी, बट कोशिश कर तो दुनिया का है। तो ये कुल मिलाकर एक न्यूरॉन बनाने की ओर अग्रसर है। कार्टून सा न्यूरॉन बन रहा है हमारा, बट कोई बात नहीं, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक सा न्यूरॉन है। इसमें अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नाम है, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइटिक टिप, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड नर्व एंडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सन वगैरह बोलते हैं, या सेल बॉडी बोल दो। तो खैर इससे मुझे भी लेना देना नहीं है, सेल बॉडी वगैरह इसका कुछ एग्जाम में आना भी नहीं है, डायग्राम तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत सी बात है। जो मुझे समझाना है वो ये समझाना है कि यहाँ पर जब एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग हो रही है ना, तो यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटिक टिप होगा, मतलब एक न्यूरॉन से मैसेज सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में जाने वाला होगा, तो यहाँ पर किसी का डेंड्राइटिक टिप होगा। यहाँ पर एक छोटा सा गैप होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, दैट छोटा वाला गैप इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है। और साइनेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, तो इसलिए बताना बहुत जरूरी है। अब दोबारा समझ लेते हैं। पहले बात करिए नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन्स के बारे में देखा कि उसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट बात ये कि न्यूरॉन की लेंथ बहुत लंबी होती है, ये दो बातें मुझे पता चल गई। अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं तो डेंड्राइटिक टिप क्या करता है,
डेंड्राइटिक टिप के पास केमिकल सिग्नल्स आते हैं, जो तुम्हारा मैसेज सिग्नल है केमिकल के फॉर्म होता है, तो ये क्या करता है उस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो मैसेज सिग्नल है वो केमिकल की फॉर्म होता है, उस केमिकल को डेंड्राइटिक टिप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एक बार केमिकल डेंड्राइटिक टिप में एब्जॉर्ब किया, उसके अंदर ये केमिकल इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखिए क्या था, केमिकल मैसेज या सिग्नल कुछ भी था वो क्या हो गए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गए। तो भैया इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गया, वो क्या करेंगे यहाँ से ट्रेवल करके जाएगा नर्व एंडिंग तक। तो यहाँ से यहाँ तक जो मैसेज ट्रेवल कर रहा है किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। फिर नर्व एंडिंग पे क्या होगा, यहाँ से दोबारा केमिकल रिलीज होगा, यहाँ पर क्या होगा दोबारा केमिकल रिलीज होगा, और ये जो केमिकल है जहाँ पर रिलीज होता है दैट स्पेस इज कॉल्ड साइनेप्स। तो यहाँ से ये केमिकल एब्जॉर्ब होकर के दूसरे डेंड्राइटिक टिप के थ्रू अंदर चला जाएगा दूसरे सेल में। तो आपसे कोई पूछता है कि मैसेज सिग्नल कैसे ट्रेवल करता है, तो न्यूक्लियस, अगर मैं बात करूं न्यूरॉन के अंदर, तो न्यूरॉन के अंदर मैसेज सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। लेकिन जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज सिग्नल जाता है तो बीच में एक स्पेस आता है जहां पर पहले न्यूरॉन का नर्व एंडिंग केमिकल रिलीज करता है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटिक टिप केमिकल एब्जॉर्ब करता है। याद रहेगा, और उस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। याद रहेगा नहीं रहेगा, तो एक बार ये बनाओ जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ साइनेप्स के बारे में थोड़ा सा, और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि साइनेप्स क्या है, क्यों है, कैसे है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइनेप्स क्या है और वहां पर क्या होता है, तो जरा देखते हैं साइनेप्स क्या है। तो आपसे कोई पूछे साइनेप्स क्या है, तो हम बोल सकते हैं ना, इट इज गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो आपसे कोई पूछे साइनेप्स क्या, तो बता दोगे गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, मैसेज सिग्नल passes from first neuron to second neuron। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं, नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन releases chemical and dendritic tip of second neuron absorbs that chemical। तो भैया साइनेप्स पे क्या होता है, पहले न्यूरॉन का नर्व एंडिंग केमिकल रिलीज करता है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटिक टिप उस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेसिकली हुआ क्या, एक न्यूरॉन से मैसेज सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में चला गया, किस फॉर्म में गया, साइनेप्स के थ्रू गया। साइनेप्स क्या है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। यहाँ पर क्या होता है, मैसेज सिग्नल एक्सचेंज होता है पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। कैसे होता है, पहला न्यूरॉन केमिकल रिलीज करता है, दूसरा न्यूरॉन केमिकल एब्जॉर्ब करता है। पहले न्यूरॉन का नर्व एंडिंग काम करता है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटिक टिप काम करता है। तो याद रहेगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज सिग्नल कैसे ट्रांसफर करता है, मैंने अभी भी आपको बता दिया। और होप कह सकता हूं कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। देन इसके बारे में कुछ और बातें जो मुझे बतानी है वो भी सुनी लो तो अच्छा रहेगा। अगर मैं लास्ट क्लास की डिटेलिंग की अगर बात करता हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइप्स ऑफ एक्शंस, कितने टाइप के एक्शंस होते हैं, ये कितने टाइप की मसल्स होती हैं, कितनी टाइप की मूवमेंट होती है, तो तीन टाइप की होती है। पहली है वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इट इज एक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन अंडर आवर विल। याद रहेगा,
वॉलंटरी एक्शंस क्या है, ब्रेन से कंट्रोल होते हैं और ये हमारे विल के अंदर होते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा 4 ब्रेन कंट्रोल करते हैं इनको। अगर मैं दूसरे एक्शन की बात करता हूं तो क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन, दे आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन बट नॉट बाय आवर विल। याद रहेगा। तो वॉलंटरी एक्शन ब्रेन कंट्रोल करता है पर हमारी मर्जी से कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शन ब्रेन कंट्रोल करता है पर हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं करता। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, हमारे खाने की जो मूवमेंट है स्टमक वगैरह में सारी की सारी क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है तुम्हारा इनवॉलंटरी एक्शन